एंशिएंट इंडिया के पास मॉडर्न साइंस से भी ज्यादा एडवांस्ड नॉलेज थी कि हमने एयरक्राफ्ट, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूक्लियर पावर और स्पेस ट्रैवल सब कुछ हजारों साल पहले ही डिस्कवर कर लिया था। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हम अपनी हिस्ट्री पर गर्व करें या ना करें। असली सवाल ये है कि क्या हम अपनी हिस्ट्री को सच के साथ समझ रहे हैं, क्योंकि किसी भी सिविलाइजेशन को समझने का सबसे ईमानदार तरीका होता है एविडेंस के थ्रू, ना कि ब्लाइंड बिलीफ के थ्रू। इसीलिए आज हम एंशिएंट इंडियन नॉलेज को ना तो बिना सवाल के ग्लोराइज करेंगे और ना ही डिमिस करेंगे, बल्कि हर क्लेम को मॉडर्न साइंस, आर्कियोलॉजी और पीयर रिव्यूड रिसर्च के लेंस से देखेंगे। सबसे पहले योगा से शुरू करते हैं, जिसके बारे में हजारों सालों पुराने टेक्स्ट जैसे योगा सूत्र, उपनिषद और भगवत गीता ये कहते हैं कि योगा सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जो इंसान के माइंड, इमोशंस और कॉन्शियसनेस पर डायरेक्ट असर करती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने जब इस क्लेम को टेस्ट किया तो fMRI और EEG स्टडीज में ये पता चला कि लॉन्ग टर्म योगा और मेडिटेशन प्रैक्टिस करने वालों के ब्रेन में हिपोकैम्पस और इंसुला जैसे रीजन्स में ग्रे मैटर का वॉल्यूम बढ़ता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव होता है जो डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल से लिंक्ड है, और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो ओवर थिंकिंग और माइंड वॉन्डरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो रिलेटिवली शांत हो जाता है। इसका मतलब ये है कि योगा सच में स्ट्रेस कम करता है और मेंटल क्लैरिटी बढ़ाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। साइंस ये जरूर कहती है कि योगा इफेक्टिव है, लेकिन अभी तक ये कंक्लूसिवली प्रूव नहीं हुआ है कि योगा नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइज से ऑब्जेक्टिवली सुपीरियर है, क्योंकि ज्यादातर स्टडीज योगा को वॉकिंग, रनिंग या जिम जैसे मैस्ड एक्सरसाइज से प्रॉपरली कंपेयर ही नहीं करती। इसलिए योगा के बेनिफिट्स को एग्जैजरेट करना साइंस के साथ नाइंसाफी होगी। अब अगर हम टेम्पल्स की तरफ देखें तो अक्सर ये कहा जाता है कि इंडियन मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि एनर्जी जनरेट करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन जब अकॉस्टिक्स और आर्किटेक्चर पर साइंटिफिक स्टडीज की गई तो उन्होंने ये दिखाया कि बृहदीश्वर, मीनाक्षी, विठला और विरूपाक्ष जैसे मंदिरों में डोम शेप्स, पिलर्स की पोजीशनिंग और स्टोन मटेरियल्स को इस तरह डिजाइन किया गया था कि चैंट्स और रिचुअल्स की साउंड पूरे हॉल में इवनली स्प्रेड हो, इको कंट्रोल हो और ऑडिटरी एक्सपीरियंस एनहांस्ड हो, जो एक रिमार्केबल इंजीनियरिंग अचीवमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी क्लियर है कि हीलिंग वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी फील्ड्स या मैग्नेटिक चार्जिंग जैसे क्लेम्स का कोई पीयर रिव्यूड साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलता। यानी मंदिरों की खोई हुई इंजीनियरिंग है, कोई इनविजिबल मैजिकल एनर्जी नहीं। इसी तरह दिल्ली के आयरन पिलर को जब लोग एक मिरेकल के रूप में प्रेजेंट करते हैं, टू साइंस हमें एक और भी इंप्रेसिव कहानी बताती है। रिसर्च के मुताबिक ये पिलर लगभग 99.7% प्योर आयरन से बना है, जिसमें फास्फोरस की क्वांटिटी ज्यादा है और जिसे फोर्स वेल्डिंग टेक्निक से मैन्युफैक्चर किया गया था, जिसकी वजह से आयरन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोरोसिव लेयर बन गई जो रस्ट को रोक कर रखती है। ये कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं बल्कि एडवांस्ड एंशिएंट मेटलर्जी का एग्जाम्पल है। और जब हम इसके साथ सोमनाथ के लेविटेटिंग लिंगम जैसे क्लेम्स को रखते हैं तो वहाँ न तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है और ना ही फिजिक्स के लॉज उसे सपोर्ट करते हैं। इसलिए इसे साइंस हिस्ट्री नहीं बल्कि लेजेंड के रूप में ही देखना चाहिए। आयुर्वेद के बारे में भी अक्सर ये कहा जाता है कि ये एक कंप्लीट मेडिकल साइंस है जो मॉडर्न मेडिसिन से बेटर है। लेकिन जब हम क्लिनिकल एविडेंस देखते हैं तो पिक्चर थोड़ी मिक्स नजर आती है। कुछ हर्ब्स जैसे अश्वगंधा एंजाइटी रिडक्शन में मदद करती है, ब्रह्मी कॉग्निशन इंप्रूव करती है और कुरकुमिन के एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन आयुर्वेद पर होने वाली ज्यादातर स्टडीज छोटी सैंपल साइज वाली है, उनमें स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है और काफी रिजल्ट्स इंक्लूसिव है। इसलिए आयुर्वेदा को यूजफुल कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के रूप में देखा जा सकता है, पर कैंसर, इन्फेक्शियस डिजीजेस या इमरजेंसी मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं। अब बात करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स की, जिसे अक्सर ये कहकर प्रमोट किया जाता है कि वेदास में डायरेक्टली एडवांस मैथमेटिकल सूत्रास लिखे हुए थे, जबकि हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स का क्लियर कंसेंसस है कि जो वैदिक मैथमेटिक्स आज पढ़ाई जाती है वो 20th सेंचुरी में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थाजी द्वारा सिस्टमेटाइज की गई एक मेमोनिक और कैलकुलेशन शॉर्टकट बेस्ड सिस्टम है, जो यूजफुल जरूर है लेकिन एंशिएंट वैदिक डिस्कवरी नहीं। और इस सच को एक्सेप्ट करने से इंडियन मैथमेटिक्स कमजोर नहीं होती बल्कि ज्यादा ऑनेस्ट हो जाती है। इस तरह मंत्रों और साउंड फ्रीक्वेंसीज के क्लैम्प्स को देखें तो न्यूरोसाइंस ये कंफर्म करती है कि मंत्र मेडिटेशन से ब्रेन में अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ती हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और माइंड ज्यादा फोकस्ड और काम होता है। लेकिन ओम की 136.1 हर्ट्ज कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी, गायत्री मंत्र के 1,10,000 हर्ट्ज या
साइमेटिक्स के जरिए डिजीज हीलिंग जैसे क्लेम्स साइंटिफिक एविडेंस के बिना न्यूमरोलॉजी और सीवोसाइंस के कैटेगरी में आते हैं। और जब हम विमानस, एंशिएंट एयरक्राफ्ट, वाटर मेमोरी या एंशिएंट मैग्नेटिक लेविटेशन जैसे आइडियाज को देखते हैं तो वहां भी IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस के स्टडीज ये बताते हैं कि ये डिजाइन एरोडायनामिकली इम्पॉसिबल है और इनके सपोर्ट में कोई फिजिकल या आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिलता। इसलिए इन्हें साइंस हिस्ट्री के रूप में पेश करना गलत होगा। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि एंशिएंट इंडिया की ग्रेटनेस इस बात में नहीं थी कि उनके पास कोई सीक्रेट या मिस्टिकल साइंस थी, बल्कि इस बात में थी कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग के थ्रू रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, कैलेंडर सिस्टम हो, मेटलर्जी हो, आर्किटेक्चर हो या माइंड बॉडी कनेक्शन का अर्ली अंडरस्टैंडिंग हो। और अगर हम सच में अपनी हेरिटेज का रिस्पेक्ट करना चाहते हैं तो हमें मिथ और फैक्ट के बीच एक क्लियर लाइन ड्रॉ करनी होगी, क्योंकि साइंस इंडियन कल्चर का दुश्मन नहीं है, बल्कि वही सबसे पावरफुल टूल है जिसके जरिए हम अपनी हिस्ट्री को बिना एग्जेगरेशन और बिना झूठ के उसकी पूरी डेप्थ के साथ समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।